हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की आप लोगों का हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चल रहा था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था और उसकी आज हमारी सेकंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? आज हमारा इसका सेकंड पार्ट है। कितना? सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। चैप्टर नंबर 4 कौन सा चल रहा था? प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। मतलब प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि किस प्रकार से रखी गई, उसमें अब तक जो हमने पढ़ी, पहले तो हमने कौन कौन सा पढ़ा। अब तक हमने एक तो पढ़ा था किसके बारे में? वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में हमने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा में किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जाती थी। दूसरा हमने पढ़ा था बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में कि बौद्धकालीन शिक्षा में किस प्रकार से बौद्धकालीन समय पे शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी। तीसरा हमने पढ़ा था मुगल कालीन शिक्षा, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ी थी कि मुस्लिम शिक्षा किस प्रकार से दी जाती थी। ठीक है, तो 3 भागों में हमने बांटा था प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। किसमें? एक तो प्राचीन काल हो गया, प्राचीन काल था। फिर दूसरा था मध्यकालीन शिक्षा, जिसके अंदर क्या आई थी? मुगल कालीन शिक्षा मतलब मुस्लिम शिक्षा आई थी। तीसरा था आधुनिक काल। कौन सा था? तीसरा था आधुनिक काल, जिसमें स्वतंत्रता के पहले की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारी, ये है इसमें ये आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे आप लोगों के आधुनिक शिक्षा के बारे में। किसमें? आधुनिक शिक्षा के बारे में। ठीक है, आधुनिक शिक्षा में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा। कब की? स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा, मतलब स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी कौन सी क्लास है? ये क्लास नंबर 8। चलिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आगमन हुआ। मतलब 18वीं शताब्दी जब थी, कब? 18वीं शताब्दी में भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आगमन हुआ। अभी तक आप लोगों ने एक तो मध्यकालीन शिक्षा मतलब मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा और हमने वैदिक कालीन शिक्षा थी उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा का क्या था, उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, वो क्या थी, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या था कि 18वीं शताब्दी में मतलब 18वीं सदी में भारत में विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आगमन, मतलब बहुत अलग अलग तरह की संस्कृतियों के लोग भारत आए, जिन्होंने अपने अपने ढंग से शिक्षा के विकास के क्रम को क्या बढ़ाया, उन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब हर एक जो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके की अलग अलग संस्कृतियों के जब लोग भारत में आए तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से शिक्षा के विकास के क्रम को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया। 15वीं से 18वीं सदी के दौरान पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज़ों आदि यूरोपवासियों आने का मुख्य मकसद व्यापार करना एवं ईसाई धर्म का क्या करना था? प्रचार प्रसार करना था। ये चीज़ तो हम जानते हैं कि मतलब 15वीं और 18वीं सदी के दौरान जब ये पुर्तगाली और जो फ्रांसीसी, अंग्रेजी और जो अन्य यूरोपवासी जो आते थे, इनका मुख्य मकसद क्या होता था? एक तो ये पहला तो व्यापार के लिए आते थे, दूसरा इनका ये था कि अपने धर्म का यानी ईसाई धर्म का क्या करना था? इनका प्रचार करना था। ठीक है, अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन लोगों ने शिक्षा को ही माध्यम मतलब उन्होंने क्या किया कि उनका ये जो लक्ष्य था इसको पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने शिक्षा को ही क्या बनाया? माध्यम बनाया। सबसे पहले ईसाई
मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का क्या किया, आरंभ किया। मतलब उन लोगों ने ये सोचा कि उनको अपना अगर लक्ष्य पूरा करना है तो सबसे पहले क्या है, उन लोगों को जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको क्या दी जाए, उनको शिक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने जो सबसे पहले जो थे ना ईसाई मिशनरी, उन्होंने क्या किया कि मिशनरी स्कूलों को खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञा पत्र से क्या, तंजौर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई में दानाश्रित विद्यालय खोले, जहां गरीबों को मुफ्त में क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती। मतलब उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा का आरंभ किया। उसके बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे उन्होंने महारानी के आज्ञा पत्र से क्या किया, तंजौर में, कलकत्ता में, कानपुर में, मद्रास में, बम्बई में बहुत सारे मतलब जो दान पर आश्रित थे ऐसे विद्यालय खोले, जहाँ पर वे लोग क्या करते थे कि गरीबों को मुफ्त में क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और इन जो मिशनरी जो यूरोप वासी अंग्रेजी हो गए, अंग्रेज वगैरह, इन लोगों का मुख्य मकसद क्या था, ये आते तो यहाँ भारत पे क्या करने के लिए, व्यापार करने के मकसद से आए थे, परंतु इनका क्या था कि ईसाई धर्म का इनका प्रचार प्रसार करना भी इन लोगों का मकसद था। ठीक है, तो जिसके लिए इनको क्या लगा कि पहले इनको ज़रूरी लगा कि पहले उनको क्या दी जाए, यहाँ के लोगों को शिक्षा दी जाए। क्या दी जाए, उनको शिक्षा दी जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि शिक्षा को ही अपना माध्यम बनाया। और जो सबसे पहले क्या किया कि ईसाई मिशनरियों ने मिशनरी स्कूल खोलकर भारत में आधुनिक शिक्षा क्या कर दिया, उन्होंने आरंभ किया। और उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने महारानी के आज्ञा पत्र से तंजौर, कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई में दान पर जो आश्रित विद्यालय होते उन्होंने उनको खोला, जहां पर वे गरीबों को मुफ्त में क्या दी जाती थी, उनको वो शिक्षा देते थे। क्या देते थे, शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि 1813 का आज्ञा पत्र, किसका, 1813 का आज्ञा पत्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। 1813 का आज्ञा पत्र आखिर था क्या। भारतीय साहित्य एवं विज्ञान को प्रभावित के लिए हर वर्ष 1 लाख रुपए की क्या दी जाती थी, धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की। मतलब उसमें ये इससे जो 1813 का आज्ञा पत्र, इसमें क्या था कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान की प्रभावती के लिए क्या हर साल 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय की लिए निर्धारित थी। 1813 के आज्ञा पत्र के तहत दी गई धनराशि के खर्च को लेकर दो विचारधाराएं सामने। मतलब उन्होंने वो क्या करते थे कि जो 1813 का आज्ञा पत्र था उसमें क्या था कि भारतीय साहित्य एवं विज्ञान को प्रभावित के लिए हर वर्ष कितने 1 लाख रुपए की धनराशि व्यय के लिए निर्धारित की। 1813 के आज्ञा पत्र के तहत दी गई धनराशि के खर्च को लेकर दो धाराएं सामने आई थी। कौन कौन सी आई थी आपको पता है, एक तो आई थी पाश्य और दूसरी कौन सी थी, पाश्यवादी। देखिए, एक पाश्चात्यवादी विचारधारा के अनुसार भारत में यूरोपियन ज्ञान व सभ्यता का प्रचार अंग्रेजी माध्यम से किया जाए। मतलब जो पाश्चात्यवादी थे वो उन्होंने जो पाश्चात्यवादी थे उन्होंने क्या कहा कि उनके अनुसार ये था कि भारत में यूरोपियन ज्ञान व सभ्यता का क्या हो, प्रचार हो, किसके माध्यम से हो, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। दूसरे जो भारतवादी जिनको बोलते हैं प्राच्यवादी विचारधारा, ये आई कि उनके अनुसार ये था कि भारतीय साहित्य को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। क्या पढ़ाया जाए, उनकी जो हमारी जो मातृभाषा है ना उसी में पढ़ाया जाए। ठीक है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है उसी भाषा में पढ़ाया जाए। और इन्हीं विचारधाराओं से उपजा कौन सा विवाद, जब ये दोनों आपस में धाराएं, जी सब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं जब उत्पन्न हुई, कौन सी, पाश्चात्यवादी और पाश्च्यवादी की, तो ये विवाद क्या कहलाया, पाश्च्य पाश्चात्य विवाद कहलाता है। कौन सा विवाद है, ये कहलाया पाश्च्य पाश्चात्य विवाद। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ना क्वेश्चन से हर टाइम पूछे जाते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पाश्चात्य पाश्चात्य विवाद जो है इसके बारे में यहाँ से पूछा ही जाता है, ऑलमोस्ट हर साल यहाँ से वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी दोनों विचारधाराओं जब ये आपस में मतलब मिली, इनके जरिए क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हुआ। इसी को क्या कहते हैं कि प्राच्य पाश्चात्यवादी कहा जाता है। और ये पाश्चात्यवादी कौन थे, जो ये कहते थे कि भारत में यूरोपियन ज्ञान व सभ्यता का प्रचार किसके माध्यम से हो,
अंग्रेजी के माध्यम से किया जाना चाहिए। दूसरे जो प्राच्यवादी विचारधारा थी उसके अनुसार ये था कि भारतीय साहित्य को किसमें, मातृभाषा में पढ़ाया जाए। और इन्हीं विचारधाराओं से कौन सा विचार जो उपजुक्त था, ये था विवाद कौन सा कहलाता, प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो है कहलाया। चलिए आगे क्या है कि प्राच्यवादी कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, धर्म भारतीय भाषाओं में सुरक्षित है। ये जो पाश्चात्यवादी थे, प्राच्यवादी, वो लोग क्या कहा करते थे कि भारतीय जो हमारे यहाँ की संस्कृति है, जो धर्म है, वो हमारे भारत की भाषाओं में सुरक्षित है। और वहीं दूसरी ओर ये जो पाश्चात्यवादी थे, ये लोग ये कहा करते थे कि भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही संभव है। मतलब वो लोग ये कहते थे, जो पाश्चात्यवादी थे उनको ये कहते थे कि भारत में केवल उद्धार ना उनकी संस्कृति, मतलब जो उनकी अंग्रेजी भाषा है ना, केवल उसके अनुसार ही हो सकता है। क्या हो सकता है, उनके अनुसार ही हो सकता है। आगे है, इसके द्वारा हम ऐसे लोगों का वर्ग तैयार कर लेंगे जो मन से अंग्रेज तथा तन से भारतीय होंगे। मतलब ये जो पाश्चात्यवादी थे, ये लोग कहा करते थे कि उनके द्वारा हम इस प्रकार का, जो उनकी अंग्रेजी भाषा है ना, उसके द्वारा वो इस प्रकार का लोगों का वर्ग तैयार कर लेंगे जो मन से तो अंग्रेज होंगे लेकिन तन से क्या होंगे, भारतीय होंगे। क्या होंगे, तन से चाहे वो बेशक भारतीय हो लेकिन मन से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। वो उनमें अपनी विचारधारा, अपनी अंग्रेजी भाषा, उनके विचार, उनका रहन सहन, वही सब कुछ इसमें डालना चाहते थे भारतीयों में। ठीक है। अब दूसरा ये आपका है, दूसरा हमारा कौन सा आज्ञा पत्र आया, कौन सा 20 साल बाद फिर वापस से आया, 1833 का आज्ञा पत्र। कौन सा, 1833 का आज्ञा पत्र दोबारा आया, जिसमें उन्होंने क्या था कि शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़कर क्या हो गया था, 10 लाख कर दिया था। उन्होंने पहले शिक्षा अनुदान कितना दिया था, पहले 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार शिक्षा, जो हमको शिक्षा का अनुदान था वो कितना दिया था, 1 लाख। परंतु 20 साल बाद में दोबारा आए, कब, 1833 के आज्ञा पत्र में। उसमें क्या था कि शिक्षा का अनुदान 1 लाख से बढ़कर क्या कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। दूसरा क्या कि कोई भी भारतवासी तथा राजा का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान तथा पद को प्राप्त करने से ना रोका जाए। मतलब दूसरा उन्होंने इसमें ये पॉइंट बना दिया कि कोई भी भारतवासी, मतलब कोई भी, चाहे वो भारतवासी, राजा का कोई भी स्वाभाविक प्रजाजन अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ग तथा वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान या पद को प्राप्त करने से क्या 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 किया जाए, उसको ना रोका जाए। वो चाहे कोई भी हो, वो अपना पद जो क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। तीसरा क्या था कि गवर्नर जनरल की काउंसलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया। मतलब जब गवर्नर जनरल की जो काउंसलिंग में उन्होंने क्या किया कि एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया। और ये जो लॉर्ड मैकाले, कौन, जो लॉर्ड मैकाले थे, ये कौन बना, ये प्रथम कानूनी सदस्य बने। कौन बने, प्रथम कानूनी सदस्य बने। कौन, लॉर्ड मैकाले। ठीक है। नेक्स्ट है, मैकाले के आगमन से प्राच्य पाश्चात्य विवाद और गंभीर रूप धारण कर लिया। जब ये मैकाले जो बन गए, कानूनी सदस्य जब ये बन गए, तो इसके बनने के बाद से क्या हुआ, मैकाले जब ये आए तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद जो चल रहा था अंग्रेजी शिक्षा को लेकर, उसमें क्या हुआ, वो बहुत गंभीर रूप से धारण कर लिया। मतलब वो और बढ़ गया। उसके द्वारा घोषणा पत्र में यह बातें थी कि उसका मकसद ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो कि रक्त से तथा वर्ण में भारतीय होंगे किंतु रुचि, विचार, नैतिकता तथा मानसिक रूप से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। जो मैकाले थे, इनका क्या था कि जब ये कानूनी सदस्य जो बना दिए गए, तो इससे क्या हुआ कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद और बहुत अधिक तेजी से फैलने लगा। मतलब गंभीर रूप उसने धारण कर लिया। उनका ये जो लॉर्ड मैकाले थे ना, उनका एक ये मानना था, वो ये सोचते थे कि उनका ये था कि उनको इस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना है, इस प्रकार के लोगों को बनाना है जो खून हो, रक्त और वर्ण से क्या हो, भारतीय होंगे। मतलब उनका खून और वर्ण तो क्या होगा, भारतीय होगा, लेकिन जो उनके रुचि हैं, उनके विचार हैं, उनकी नैतिकता और ये जो मानसिक रूप से क्या होंगे, वो अंग्रेज होंगे। क्या होंगे, मानसिक रूप से क्या होंगे, वो अंग्रेज होंगे। उसको इस प्रकार के लोगों का क्या करना था, वर्ग बनाना था। ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देखिए क्या है कि मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा को बढ़ाते हुए क्या कहा था। मतलब मैकाले ने एक बात कही थी, किसको, अपनी अंग्रेज, मतलब उनकी खुद की जो लैंग्वेज है ना, अंग्रेजी भाषा, उसको उन्होंने बढ़ा कर बताते हुए उन्होंने क्या कहा
कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की केवल, मतलब उन्होंने कहा कि जो उनके यहाँ का एक यूरोपियन पुस्तकालय की केवल एक अलमारी, मतलब केवल एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। मतलब वो पूरे भारत का और पूरे अरब के संपूर्ण साहित्य के क्या होगी, बराबर होगी। कहाँ, कौन सी, केवल उनकी एक, जो लाइब्रेरी की केवल एक बुक, किसकी, केवल एक लाइब्रेरी की एक अलमारी, ठीक है, वो क्या होगी, हमारे भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के क्या होगी, बराबर होगी। ऐसा मैकाले ने कहा था। क्या कहा था, ऐसा मैकाले ने कहा था। ये उसकी फेमस बात है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे क्या लिखा हुआ है कि लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, किसका, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हर साल पूछे भी जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी भी है, बहुत लेंदी चैप्टर है ये। बस एक केवल यही चैप्टर है जो थोड़ा लेंदी है, उसके अलावा शायद ही कोई चैप्टर इतना लेंदी होगा। बाकी सब तो एक एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे, पर ये वाला चैप्टर ना कम से कम 2 से 3 लेक्चर ये ले लेता है, क्योंकि ये बहुत लंबा है और इसमें समझाना भी पड़ता है। और इसके जो सारे कोई भी चीज़ तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो सारे पॉइंट है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते तुम, सारे के सारे हमको क्या होने होते, कराने पड़ते हैं। तो चलिए, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र ये क्या था कि इनमें से इसको जो इनसे ना चार्टर एक्ट 1813 के विषय में परामर्श मांगा गया था। इनसे क्या किया गया था, लॉर्ड मैकाले से चार्टर एक्ट 1813 के विषय में क्या मांगा गया था, परामर्श मांगा गया था। शिक्षा संबंधी तथा अन्य विषयों पर लॉर्ड विलियम बेंटिक, कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से कानूनी परामर्श मांगा था। उन्होंने क्या मांगा था, कानूनी परामर्श मांगा था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से कानूनी परामर्श मांगा था। लॉर्ड मैकाले ने 25 फरवरी 1835, कब, 25 फरवरी 1835 को क्या दिया, अपना, ये जो उनका परामर्श था, कब, लॉर्ड मैकाले ने 25 फरवरी 1835 को अपना परामर्श लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा। किसको सौंपा, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सौंपा, जिसे मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं हम, मैकाले का विवरण पत्र कहते हैं। मतलब ये जो 1813 का जो चार्टर एक्ट था, उसके विषय में उन्होंने क्या मांगा था, उससे परामर्श मांगा था। मतलब उनसे क्या मांगा था, परामर्श मांगा था। शिक्षा संबंधी तथा अन्य विषयों पर किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले से कानूनी परामर्श मांगा था। और जो लॉर्ड मैकाले ने कब, 25 फरवरी 1835 को अपना परामर्श किसको दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या कर दिया, उनको सौंपा था, जिसे मैकाले का क्या कहा जाता है, विवरण पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनको क्या, उसको क्या कहा जाता है, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र कहा जाता है। मैकाले अंग्रेजी साहित्य का महाविद्वान था। ये जो मैकाले था, अंग्रेजी साहित्य का क्या था, महाविद्वान था। मैकाले ने सन 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना अपने ढंग से की। मतलब ये जो मैकाले हैं, उन्होंने सन 1813 के आज्ञा पत्र की विवेचना उसने अपने प्रकार से, इस प्रकार से की थी। उन्होंने क्या क्या कहा था कि पहला था कि साहित्य शब्द का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत, अरबी, फारसी भाषा से। मतलब उन्होंने, जो मैकाले ने, उससे अपने विवरण पत्र में क्या क्या कहा कि साहित्य, जो साहित्य शब्द है, इसका मतलब अंग्रेजी साहित्य से, किससे है, अंग्रेजी साहित्य से है, ना कि संस्कृत साहित्य से, ना अरबी फारसी साहित्य, किसी साहित्य से नहीं, केवल साहित्य का मतलब अंग्रेजी साहित्य से है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने अपने विवरण पत्र में क्या कहा कि भारतीय विद्वान का मतलब ऐसे विद्वान से था जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविताओं से परिचित हो। मतलब उसने ये भी कहा कि भारत के विद्वान मतलब केवल वही ऐसे व्यक्ति ही विद्वान हैं जो उनके पास लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से, जो उनकी कहानियां हैं ना, लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से क्या हो, वो जानते हो, केवल वही विद्वान हैं।
तीसरा उसने क्या क्या लिखा कि देशी भाषाएं शिक्षा के माध्यम में उपयुक्त नहीं है। उसने कहा कि ये अविकसित एवं गंवारू है। मतलब उसने क्या कहा है मैकाले ने कि जो देशी भाषाएं मतलब जो हमारी नॉर्मल देशी भाषाएं हैं ये शिक्षा के माध्यम में क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। और उन्होंने इनको क्या किया कि अविकसित एवं गंवारू भी कहा। उसने क्या कहा कि ये गंवारू है और क्या है, अविकसित है। इसने नेक्स्ट उसने क्या कहा, उसने नेक्स्ट अपने विवरण पत्र में क्या सुझाव दिया कि केवल कानूनों की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी के शिक्षालय पर धन लगाना मूर्खता है। मतलब उसने ये कहा कि केवल कानून की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी के शिक्षालयों पर धन लगाना क्या है, मूर्खता है। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि अंग्रेजी ही नव जागरण का क्या है, एकमात्र साधन है। अंग्रेजी ही क्या है, नव जागरण मतलब नए जागरण का क्या है, एक एकमात्र साधन है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा कि जो मैकाले का विवरण पत्र था उसमें उसने क्या क्या चीज़ें बताई। उसने क्या क्या कहा, उसने पहला तो यही कहा कि साहित्य शब्द का मतलब क्या है कि अंग्रेजी साहित्य से है, न कि किसी की संस्कृत, अरबी या फारसी की भाषा साहित्य से। दूसरा उसने कहा कि भारतीय विद्वान का मतलब ऐसे विद्वान से था जो लॉक के दर्शन एवं मिल्टन की कविता से परिचित हो। तीसरा उसने क्या कहा कि देशी भाषाएं शिक्षा के माध्यम में उपयुक्त नहीं है। उसने कहा ये अविकसित एवं गंवारू है। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि केवल कानूनों की जानकारी के लिए संस्कृत, अरबी, फारसी के शिक्षालयों पर धन लगाना मतलब मूर्खता है। नेक्स्ट उसने कहा कि अंग्रेजी ही नव जागरण का क्या है, एकमात्र साधन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या है। आगे है मैकाले ने देसी साहित्य की निंदा की, वहीं दूसरी ओर उसने उनके विकास के लिए सिफारिशें भी की हैं। इसलिए मैकाले को भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए जो मैकाले है इसने देसी साहित्य की निंदा भी करी है, बहुत बुराइयां भी करी हैं, लेकिन उसने क्या किया है कि इसके विकास के लिए बहुत सारी सिफारिशें भी करी हैं। उसने अगर गलत काम किए हैं तो कुछ अच्छे काम भी किए। इसी वजह से मैकाले को भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, उसको अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का अग्रदूत कहा जाता है। अब देखिए उसकी जो क्या क्या उसने सिफारिशें करी हैं उनके बारे में देखते हैं क्या क्या उसको माना जाता है। मैकाले पहला विद्वान था जिसने पाश्चात्य विवाद को क्या किया, समाप्त किया। जो मैकाले था ये जो पाश्चात्य विवाद चल रहा था उसको उसने समाप्त किया। दूसरा क्या कि उसके विवरण पत्र में भारत के लिए प्राच्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्या खोले, उसने द्वार खोले। तीसरा क्या था कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में राजनीतिक जागृति, वैज्ञानिक विचारधाराएं फैली। कौन सी, अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारत में राजनीतिक जागृति, वैज्ञानिक विचारधाराएं फैली। नेक्स्ट क्या हुआ कि मैकाले ने भारत को नए विचार और अंग्रेजी शिक्षा देकर अनजाने में ही क्या कर दिया, उसने भारत का हित कर दिया। देखिए मैकाले ने क्या किया कि उसने भारत को नए विचार और अंग्रेजी शिक्षा देकर क्या कर दिया, अनजाने में ही सही उसने क्या कर दिया, हमारे भारत का क्या कर दिया, हित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि निस्पंदन सिद्धांत एवं छनन का सिद्धांत। किसका, निस्पंदन का सिद्धांत एवं छनन का सिद्धांत। लास्ट ईयर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है कि छनन का सिद्धांत और निस्पंदन का सिद्धांत क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना ही चाहिए। चलिए ये आखिर होता क्या है, पढ़ाते हैं इसका सिद्धांत। चलिए लॉर्ड मैकाले ने निस्संदेह सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के पक्ष में नहीं थे। वे जो क्या थे, वे जो लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि निस्संदेह सिद्धांत का, इसने छनन का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया है। वे जो लोग थे ना वो सभी भारतवासियों को शिक्षा प्रदान करने के क्या नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। वे इसको धन की बर्बादी समझते थे। मैकाले ऐसे वर्ग तैयार करना चाहता था जो जन्म से तो भारतीय हो परंतु रहन सहन तथा विचारों से क्या हो, अंग्रेज हो। क्या हो, रहन सहन तथा विचारों से क्या हो, वो अंग्रेज हो। इसका आपने कथन भी पढ़ा होगा, उसने कहा भी था
कि उसको इस प्रकार के लोगों का निर्माण करना है जो रक्त एवं वर्ण से क्या होंगे, भारतीय होंगे, परंतु विचारों से क्या होंगे, अंग्रेज होंगे। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे आ जाती है। उनका कथन था कि शिक्षा की प्रगति तभी संभव हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का क्या है, पर्याप्त समय हो और उनका अपने देशवासियों पर क्या हो, प्रभाव हो। सरकार को उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए और उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक वह स्वयं ही छन छन कर पहुंच जाएगी। मतलब निस्पंदेह सिद्धांत और ये क्षरण का सिद्धांत, इसमें क्या था कि उनका ये था कि उन लोगों को ना ज़्यादा लोगों को वो शिक्षा नहीं प्रदान करना चाहते थे। मतलब सभी भारतवासियों को वो लोग शिक्षा नहीं प्रदान कराना चाहते थे, क्योंकि वो इसमें ये सोचते थे कि उनका बहुत धन की बर्बादी होगी। क्या होगी, धन की बर्बादी होगी। और ये जो लॉर्ड मैकाले था, उसका ये मकसद था, मकसद था उसका कि ऐसे वर्ग को वो निर्माण कराना चाहता था जो जन्म से, मतलब उन्होंने जन्म तो भारत के रूप में, भारतीय के रूप में लिया हो, वो जन्म से तो भारतीय होगा, लेकिन उसका जो रहन सहन होगा, उसके विचार होंगे, वो किसके होंगे, अंग्रेज होंगे। उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए। और वो ये नहीं कि सभी लोगों को शिक्षा देना चाहते थे, नहीं, वो केवल उच्च वर्ग के उन लोगों को शिक्षा देना चाहते थे जिनके पास पर्याप्त पढ़ाई के साधन हो, ठीक है, पर्याप्त समय हो। उस प्रकार के लोगों को वो शिक्षा देना चाहते थे, अपनी अंग्रेजी शिक्षा, जिसका प्रभाव उनको देख के और लोग सीखें। क्या सीखें, उनका उस पर असर पड़े। क्या पड़े, उन पे उसका असर पड़े, जो जिनका उनका ना अपने देशवासियों पर क्या हो, प्रभाव हो। और सरकार की उच्च वर्गों में शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक वह स्वयं ही क्या हो जाएगी, छन छन कर पहुंच जाएगी। मतलब उनका ये था, सिंपल कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं, कि शिक्षा आपने किसी बड़े अच्छे उन उच्च वर्ग वाले व्यक्तियों को दी, जिनसे धीरे धीरे छन 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 करके उनके पास में क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, निस्पंदेह यानी छनन का सिद्धांत था ये। और ये दिया किसने, लॉर्ड मैकाले ने। किसने दिया, ये लॉर्ड मैकाले ने क्या किया है, प्रतिपादित किया है। आगे है, मैकाले के विवरण पत्र के तत्कालीन प्रभाव क्या पड़े। किसके, मैकाले के विवरण पत्र के कौन से तत्कालीन प्रभाव थे, वो कौन कौन से थे। पहला था, भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए। मतलब ये जो मैकाले का विवरण पत्र था ना, इससे तत्कालीन प्रभाव क्या हुआ कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए। दूसरा, अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दी। दूसरी क्या कर दी गई कि अंग्रेजी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। तीसरा क्या कि सरकार ने मैकाले के सुझावों से प्रभावित होकर इन सुझावों के आधार पर नई शिक्षा नीति की क्या कर दी, उन्होंने घोषणा कर दी। क्या कर दी, उनके सुझावों से प्रभावित होकर उन्होंने क्या कर दी कि नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। फोर्थ क्या कि सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि सरकारी नौकरी में जो अंग्रेज जानते हों उनको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। मतलब सरकार ने एक आदेश पत्र को भी जारी किया कि जिसमें यह उन्होंने बोला कि अगर कोई सरकारी नौकरी करना चाहता है और उसको अंग्रेजी अगर आती है तो उनको क्या दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उनको मतलब छूट दी जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ऑकलैंड का घोषणा पत्र। किसका, ऑकलैंड का घोषणा पत्र। उसमें क्या क्या आया, ऑकलैंड के घोषणा पत्र में क्या था कि कब आया था, 1839 में। कब आया था, 1839 के अंदर ये आया था। इसमें क्या था कि उसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा क्या कि उसने प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय हेतु धनराशि में क्या करा दी, बढ़ोतरी भी करा दी थी। क्या करा दी थी, बढ़ोतरी करा दी। नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाए। अगला इसमें क्या लिखा था, ऑकलैंड के घोषणा पत्र में कि संस्कृत भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचेगी वह किस पर, अंग्रेजों पर खर्च होगी। वो क्या होगी, वह क्या होगी, अंग्रेजी शिक्षा पर क्या होगी, खर्च की जाएगी। अगला है हमारा क्या, अगला क्या टॉपिक है कि वुड का घोषणा पत्र। किसका, वुड का घोषणा पत्र। वुड के घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं, 2019 से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और बैक टू बैक हर साल यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वुड का घोषणा पत्र क्या था। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व
भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड, किसको? चार्ल्स वुड ने किया था। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति को बनाया। उन्होंने नवीन लक्ष्यों के कारण इसको क्या किया? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? वुड के घोषणा पत्र को। ठीक है, क्या था कि स्वतंत्रता से पहले भारत की शैक्षिक स्थिति को सुलझाने का कार्य चार्ल्स वुड ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स वुड ने किया था। सन 1854 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नीति को बनाया और उन्होंने अपने नवीन लक्ष्यों के कारण इसे क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और वुड की घोषणा पत्र में देखिए क्या क्या बातें थी, उन बातों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या था कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का क्या करना था? प्रसार करना था। किसका? शिक्षा का मतलब क्या था कि अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। दूसरा क्या है कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देशी माध्यम के भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी। नेक्स्ट तीसरा उसमें क्या पॉइंट था कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। मतलब उन्होंने इसमें ये भी कहा गया था कि वुड के घोषणा पत्र में कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक क्या हो जाए? ध्यान दिया जाए। अगला उसमें क्या लिखा था कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की क्या हो? व्यवस्था हो। शिक्षकों के क्या लिए? शिक्षकों के लिए क्या हो? प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। नेक्स्ट उसमें लिखा था कि विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। मतलब विद्यालय के प्रबंधन के लिए क्या मिलनी चाहिए? सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा था कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। मतलब बड़ी शिक्षा है उनके लिए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। अगला इसमें ये लिखा कि व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। मतलब व्यावसायिक हो स्त्री शिक्षा, उनको क्या दिया जाए? बढ़ोतरी दी जाए, उनको प्रोत्साहन किया जाए। अगला इसमें ये लिखा हुआ था कि जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। क्या किया जाए? जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। वुड की घोषणा पत्र, क्या इसी वुड को घोषणा पत्र भैया किसके द्वारा आया गया था? चार्ल्स वुड ने किया। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या पढ़ा कि वुड के घोषणा पत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें की जो सिफारिश थी, क्या क्या कहा गया था कि शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। नेक्स्ट इसमें पढ़ा कि शिक्षा अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं के माध्यम से की जानी चाहिए। अगला हमने इसमें पढ़ा कि पाठ्यक्रम में भारतीय साहित्य तथा संस्कृति का भी आवश्यक स्थान दिया जाए। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। अगला इसमें हमने पढ़ा कि विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलनी चाहिए। अगला इसमें पढ़ा कि उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित हो। नेक्स्ट इसमें पढ़ा हमने कि व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को क्या दिया जाए? प्रोत्साहन दिया जाए। और अगला हमने इसमें पढ़ा कि जन शिक्षा विभाग की क्या किया जाए? स्थापना की जाए। तो ये सारी चीज़ें वुड के घोषणा पत्र में थी, ये हमको याद होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि हंटर आयोग। किसके बारे में? हंटर आयोग के बारे में। कब आया? 1882 में। कब आया? 1882 में। सन 1880 में लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। कब? 1880 में। किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होंने भारतीय क्या? उन्होंने उस समय भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया था। क्या किया था? शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया, जिसे क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। जिसको क्या कहा गया? भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया। विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। किसकी में? विलियम हंटर की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? हंटर कमीशन पड़ गया। क्या पड़ा? हंटर कमीशन जो है इसका नाम
पड़ गया। इसमें प्रमुख बातें क्या क्या थी हंटर कमीशन के अंदर? पहली बात ये थी कि प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो, क्या हो? प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक हो। दूसरा क्या था कि प्राथमिक शिक्षा देशी भाषाओं में हो। तीसरा क्या था कि शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो। चौथा क्या था कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, मतलब धार्मिक की शिक्षा को क्या नहीं दिया चाहिए, प्रोत्साहन ज़्यादा नहीं दिया जाना चाहिए। पांचवा क्या पढ़ा कि बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, मतलब जो लड़कियां हैं उनके लिए आसान पाठ्यक्रम हो और उनको क्या किया जाए, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। आगे इसमें क्या था कि अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए, मतलब जो अनुदान सहायता है ना वो छात्र और शिक्षक की संख्या उनकी आवश्यकता के अनुपात में क्या दिया जाए, दी जानी चाहिए। अगला इसमें ये थी कि देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन ना करना, मतलब जो हमारी संस्कृति के अनुसार जो हमारी देसी शिक्षा है उनके पाठ्यक्रम में क्या नहीं करना, उनको कोई परिवर्तन नहीं करना था। देखिए हंटर का मत क्या था? हंटर का मत ये था कि देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती, क्या कर सकती हैं, महत्वपूर्ण स्थान को ग्रहण कर सकती हैं। ऐसा किसका मत था? हंटर का मत था। देखिए उसने सुझाव क्या क्या दिए, उन्होंने सुझाव क्या दिए कि प्राथमिक शिक्षा को लेकर सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा को सुझाव दिए, उच्च शिक्षा का सुझाव दिया, सहायता अनुदान व्यवस्था का सुझाव दिया, स्त्री शिक्षा का सुझाव दिया, मुस्लिम शिक्षा पर उन्होंने प्रोत्साहन किया कि मुस्लिम शिक्षा का उन्होंने सुझाव दिया, आदिवासी व परिवार जातियों की शिक्षा, मतलब जो आदिवासी लोग रहते हैं ना उनकी शिक्षा का भी उन्होंने सुझाव दिया। धार्मिक शिक्षा राज्य के विद्यालयों में नहीं दी जानी चाहिए, इसका उन्होंने सुझाव दिया। उच्च शिक्षा तथा निम्न सभी प्रकार की देशी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे, इस प्रकार के क्या उसने दिए, सुझाव दिए। किसने दिए? हंटर कमीशन ने दिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इस आयोग के तहत 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। हमको पता होगा कि इस आयोग के तहत कितने 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। कौन कौन से? पहला पंजाब विश्वविद्यालय, कब? 1882 में। दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, क्या? 1857 में। कब? 1857 में 2 विश्वविद्यालय बनाए गए थे हंटर कमीशन के तहत। क्या कौन सा? एक तो पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में 82 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब? 1887 में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है गोखले विधेयक। ये गोखले विधेयक क्या था इसके बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने काउंसिल में 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का क्या किया? प्रस्ताव रखा था, जिसको इन्होंने क्या कर दिया कि 1912 में क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। और उसकी गोखले विधेयक की विशेषताएं कौन कौन सी थी? पहली थी गोखले ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने पर बल दिया था, मतलब उन्होंने क्या कर दिया कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने पर उन्होंने बल दिया। दूसरा क्या? अल्प मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों से, मतलब जिनकी क्या है जिनकी जो मासिक आय है, जिन पेरेंट्स की उनकी जो मासिक आय बहुत कम है, उनके जो बच्चे हैं उनसे क्या ना लिया जाए, उनसे शुल्क ना लिया जाए। और नेक्स्ट उसमें क्या लिखा था कि स्थानीय संस्थाएं हो प्राथमिक शिक्षा का कुशलतापूर्वक संचालन करें। चौथा उसमें लिखा था कि शिक्षा व्यवस्था पहले बालक फिर बालिकाओं के लिए हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था जो हो पहले बच्चे के लिए हो और फिर किसके लिए हो? बालिकाओं के लिए हो। पांचवा क्या था कि स्थानीय संस्थाएं प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए क्या लगा सकती हैं? कर भी लगा सकती है। छठा उसमें लिखा कि सरकार गोखले के विचारों के समय से पहले मानती थी और इसलिए इस विधेयक को क्या कर दिया गया? उसको अस्वीकार क्या कर दिया? कर दिया गया। ठीक है। सरकार इस जो गोखले का जो विधेयक आया इसको क्या मानती थी कि वो उनको विचार जो थे उनके विचार को समय से पहले मानती थी, इसीलिए इस विधेयक को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारी कौन सी
सी हार्टिंग समिति, किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्टिंग समिति के बारे में पढ़ेंगे। ये स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा का हमारा क्या है? लास्ट टॉपिक है इस, ठीक है। भारत में शिक्षा से संबंधित समस्याओं के अध्यक्ष के लिए 1929 में, कब? 1929 में सर फिलिप्स हार्टिंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं? हार्टिंग समिति कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्टिंग समिति कहा जाता है। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति थी। इस कमीशन से भारत की शिक्षा के संबंध में सुझाव मांगे थे और साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा की समस्याओं को निवारण के लिए इस समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हार्टिंग थे, और उनके नाम पर ही क्या पड़ा था? इस हार्टिंग समिति का नाम पड़ा था। मतलब 8 नवंबर 1927 को जब ये साइमन कमीशन की नियुक्ति करी गई थी, ठीक है। इस कमीशन से ये था कि भारत की शिक्षा के संबंध में उन्होंने सुझाव मांगे थे। जब साइमन कमीशन ने भारत में शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए इस समिति का क्या किया था? गठन किया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? फिलिप हार्टिंग थे, और उनके नाम पर ही क्या पड़ा है? इसका नाम पड़ा गया है। इसमें देखिए प्रमुख बातें कौन कौन सी थी? पहला कि देश के प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ, परंतु प्रगति का जो असर था वो संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। दूसरा क्या था कि अपव्यय व अपरोधन प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या है। तीसरा इसमें क्या पाया गया कि प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। प्राथमिक शिक्षा क्या हो? कम से कम 4 वर्ष की होनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें क्या था कि पाठ्यक्रम को जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। पाठ्यक्रम को क्या है? जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए। पांचवा इसमें क्या था कि विद्यालय सत्र तथा अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या था कि माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए। तो हमने आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ दिए? स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा? आपने पढ़ा 1813 का विवरण पत्र, 1833 का विवरण पत्र पढ़ा, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? हमने मैकाले का, ये जो आपने पढ़ा पाश्चात्य विवाद के बारे में पढ़ा, लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र हमने पढ़ा, छनन का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ऑकलैंड की घोषणा पत्र में क्या लिखा था, वुड का घोषणा पत्र पढ़ा, हंटर आयोग के बारे में पढ़ा, गोखले विधेयक पढ़ा, और हमने पढ़ा हार्टिंग समिति पढ़ा, ठीक है। तो ये आज ही हमारे क्या ख़त्म हो गई आप लोगों की स्वतंत्रता के पूर्व की शिक्षा के बारे में। हमने ये सारी जो समितियाँ वगैरह बनी उनके बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आप लोगों की एक और क्लास होगी जो इसी चैप्टर बड़ा है। आगे वाली क्लास में स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में केवल आज के लिए इतना ही, बाकी की जो हम करेंगे वो कल की नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और टाइम टेबल सेकंड सेमेस्टर का आप लोगों को पता ही है। सेकंड सेमेस्टर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की तैयार हो गई है, तो सारी प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को सारी वीडियो मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो मुझे आप जीमेल कर लीजिएगा। जीमेल आपको पता है। और आप लोगों की रेगुलर क्लासेस अब से मिल जाएंगी, क्योंकि थोड़े दिन की छुट्टियां हो गई हैं जिसकी वजह से आप लोगों को क्लासेस नहीं मिली। तो क्लासेस आप लोगों की रेगुलर मिल जाएगी, तो आप लोग रेगुलर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स की तो मैं आप लोगों की रेगुलर चलाऊंगी, मैथ्स और इंग्लिश की, तो लेकिन अब से आप लोगों की सभी क्लासेस मिल जाएगी। सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट पूरा करवाना है। टारगेट है 30 अक्टूबर तक आप लोगों का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको लेकर, सिलेबस को लेकर टेंशन मत लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर अभी तक कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट हो जाइएगा। आपको पता है लेट्स लर्न क्लास के नाम से है, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ वगैरह जो होते हैं वो मैं आपको यहीं पर ही प्रोवाइड कराती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में सभी को क्या कर दीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ लेना। चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में।